Hey guys, how are you? My name is Ashwani and I welcome to Ideal Coachings. I hope you all are doing well. आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर पर होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास NCERT ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। इससे पहले हम 6th क्लास और 7th क्लास की NCERT कवर कर चुके हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज़ फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस नोटबुक पर आप लिखते हैं वो कितने बड़े प्रोसेस से होकर आपके पास पहुंची होगी? वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कितना बड़ा होगा? किस तरीके से एक ट्री को काटा गया होगा और किस तरीके से उसको उसके पल्प मिल में भेजा होगा उस कटे हुए ट्री को, और फिर उसे देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसीड एंड कन्वर्टेड इनटू द वुड पल्प, और फिर वो जो ट्री है आगे चलकर एक वुड पल्प में कन्वर्ट हुआ है। देन द वुड पल्प वॉज मिक्सड विद द केमिकल एंड फाइनली चेंज इनटू द पेपर बाय मशीन्स। फिर क्या किया जाता है, उसमें केमिकल को मिक्स किया होगा और फिर फाइनली हमें मशीन से गुजरता हुआ हमें एक फ्रेश पेपर मिल जाता है। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल यूज वेज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस। अब जो पेपर के ऊपर लाइन्स होती हैं उस पर इंक के थ्रू लाइन को ड्रॉ किया जाता है। The pages were the bound in the form of notebook and packed and sent to the market for sale. Finally it reached your hands. और उसके बाद उसको बाउंड करने वाली मशीन पर भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से वो फाइनली पैक होकर मार्केट में बिकने के लिए आ जाता है और हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी रहती है एक पेड़ से हमारे पास आने तक की। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस, रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यूएबल टू पीपल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टेरिटरी एक्टिविटीज़। अब इसी में ये जो ट्री से पेपर तक बनने का जो प्रोसेस है ये टोटल का सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आता है। एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक। क्या आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि किस तरीके से एक पेड़ को पल्प में चेंज किया जाता है और फिर वो पल्प पेपर के रूप लेता है और फिर वो पेपर नोटबुक बन जाता है। दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये 2 फेस रिप्रेजेंट करता है मैन्युफैक्चरिंग की। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन। जहाँ पर ये जो पेपर होता है वो पल्प से बनता है और जो क्लॉथ होती है वो कॉटन से बनती है। ये दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है, लेकिन जो इसका रॉ मटेरियल है वो अलग अलग है। अगर हम पेपर की बात करें तो इसका रॉ मटेरियल पल्प है, और अगर हम अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो इसका रॉ मटेरियल क्या रहेगा, कॉटन रहेगा। क्लियर? दूसरी चीज़, इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू द रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, अपने कुछ इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए वो गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, मिनरल्स में से अलग करती हैं, जो भी एक्सट्रैक्शन करती हैं मिनरल्स को। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ एंड द टूरिज्म इंडस्ट्रीज़। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ गुड्स का प्रोडक्शन करती है, वहीं कोल इंडस्ट्रीज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल का एक उदाहरण है, और टूरिज्म इंडस्ट्री ये एक सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड करें डिफरेंट उनके पैमानों पर, तो फिर ये कौन से किस पर डिपेंड होती है। तो इंडस्ट्रीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं उनके रॉ मटेरियल के आधार पर, उनके साइज़ के आधार पर और ऑनरशिप के आधार पर। जैसे कि जहाँ पर रॉ मटेरियल, जैसे कि अगर मान लो पेपर की इंडस्ट्री है तो वहाँ पर पल्प चाहिए,
अगर हमें कोई स्टील की इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पर स्टील चाहिए। तो ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में कैसा रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है। इंडस्ट्रीज़ में मे बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दैट दे यूज़। डिपेंड करता है कि कैसी कैसी कंपनी हम स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास उसके रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। चाहे वो एग्रो बेस्ड हो सकता है, मिनरल बेस्ड हो सकता है, मरीन बेस्ड हो सकता है या फिर फॉरेस्ट बेस्ड भी हो सकता है। अगर हम बात करें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, इसमें क्या किया जाता है, प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, इस तरीके के प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल्स और एज देयर रॉ मटेरियल्स, जो इंडस्ट्रीज़ मिनरल्स को अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं उसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ फेड अदर इंडस्ट्रीज़, जो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब ये आयरन बनता कैसे है, आयरन की ओर से। तो ये पहले हमें कहाँ से मिला, मिनरल मिला आयरन ओर के रूप में। इसमें से फिर हमने एक्सट्रैक्शन किया, जो एक एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस थी उसको फॉलो किया, फिर बाद में हमें आयरन वहाँ से मिलती है। तो इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको कहा जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। दिस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द रेलवे कोचेस। अब इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनको काफ़ी हैवी मात्रा में, काफ़ी बड़ी मात्रा में, एक तो जगह भी बड़ी होनी चाहिए, जो रॉ मटेरियल है वो भी ज़्यादा मिलना चाहिए, हैवी मशीनरी यूज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा लगता है, और रेलवे कोचेस वगैरह मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशन एज रॉ मटेरियल। जो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है उसमें जो सी और ओशंस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको रॉ मटेरियल की तरह उन्हें यूज़ करती हैं। उसके बाद आती हैं इंडस्ट्रीज़ प्रोसेसिंग सी फूड, मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल एंड सम एग्जांपल। जैसे कि जब कोई भी इंडस्ट्री सी और ओशन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेगी तो उससे क्या बनाएगी, उसे बनाएगी सी फूड, ठीक है, फिश ऑयल, ऐसे कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, अगर हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट का यूज़ करके उसको एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज़ करते हैं। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट और पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। तो ये कुछ इससे इंडस्ट्रीज़ बनने को तैयार होती हैं, ठीक है ना। तो हमने क्लासिफाइड किया, पहला रॉ मटेरियल के आधार पर, दूसरा साइज़ के आधार पर, तीसरा ओनरशिप के आधार पर। तो हमने पढ़ लिया पहले हमने कि रॉ मटेरियल के आधार पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। अब पढ़ेंगे हम साइज़ के आधार पर कि साइज़ बेस्ड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। It refers to the amount of capital invested, number of people employed and the volume of production. साइज़ का मतलब ये है कि कितना उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है। कैपिटल मतलब कितनी अमाउंट में उसमें मनी इन्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, और कितने उसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और कितना उसमें प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं साइज़ के अकॉर्डिंगली। अब कुछ इन इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक को बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और दूसरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिशियंस। कि कॉटेज और जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ आपने देखा होगा, जैसे कई टॉफ़ीज़ वगैरह को पैक करना, किसी तरीके से आर्ट क्राफ्ट वाले टॉयज़ वगैरह तैयार करना, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काउंट करते हैं। बास्केट वीविंग, पोट्री एंड द अदर हैंडीक्राफ्ट्स, फॉर एग्जांपल कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ठीक है। जैसे और भी मैंने जैसे बताया, आप इसमें बता रखा है एग्जांपल, जैसे बास्केट बनाने की इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोई वीविंग की इंडस्ट्रीज़ होगी जो हाथ से वीव कर रहे हैं हम। तो इस तरीके की सारी इंडस्ट्रीज़ को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में काउंट करते हैं। फिर आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ स्पेशल कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉटेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ ही नहीं, और भी कई पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे कि उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ की जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि कोई भी कंपनी कैसी होगी, क्या वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज इज़ सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। वहीं अगर अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है और मशीनरी और टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा इसमें यूज़ की जाती है। सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी इज़ अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है जी। तो उसके बाद आता है ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि किसी एक पर्सनल व्यक्ति की होती हैं, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। वहीं अगर दूसरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट ने अंडरटेक की होती हैं, उसको हम पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। जैसे देखें, इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर एंड स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर्स। तो इसको इन्होंने डिवाइड किया है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर के अंदर, जॉइंट सेक्टर के अंदर या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। सबसे पहले बात करें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। किसी भी इंडिविजुअल के साथ या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू वो चलाई जाती हैं। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती हैं। उनको पूरा का पूरा जो अधिकार होता है, राइट होता है, वो किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास रहता है। वहीं अगर हिंदुस्तान, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स, ठीक है, ये HAL जिसको बोलते हैं, ये कैसी है? ये कैसी कंपनी है? ये हमारे पास पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है, सेल जिसे बोलते हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनको सरकार भी हेल्प करती है और किसी प्राइवेट व्यक्ति की भी वो कंपनी होती है, मतलब शेयर्स इनके डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कंपनी को हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर्स कौन से होते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। इसमें जो रॉ मटेरियल वाले जो सप्लायर्स हैं उनके भी शेयर्स होते हैं और साथ साथ वर्कर के भी शेयर्स होते हैं, मतलब कि सभी मिलकर किसी कंपनी को चलाते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर द सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर्स, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल राइट एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव वेंचर्स के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे किसी भी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि देखिए, अब जैसे कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो उसके लिए सबसे मेन बात क्या रहेगी कि आपके पास लैंड होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना। मान लीजिए आप कोई नोटबुक बनाने वाली कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो आपको मशीनें लगाने के लिए, वर्कर काम करने के लिए आपको एक लैंड पर्टिकुलर जगह चाहिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, रॉ मटेरियल सबसे मेन बात है, रॉ मटेरियल रहेगा तभी कोई भी चीज़ बन पाएगी। लेबर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए आपके पास, और वो पैसा कहाँ बिकेगा, किस मार्केट में, वो मार्केट भी चाहिए, और फिर वो कैसे मार्केट तक पहुँचेगा, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। तो ये कुछ मेन 7 पिलर बोलते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो ये बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड द मार्केट। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर समवेयर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर ईजिली अवेलेबल। तो कोई भी इंडस्ट्रीज़, मान लीजिए मैं कोई इंडस्ट्रीज़ लगा रहा हूँ बिल्कुल गाँव के अंदर, ठीक है, जहाँ से मान लो 100 किलोमीटर की दूरी पर शहर है, और किसी ने दूसरे, मेरा जो कॉम्पिटिटर है, उसने इंडस्ट्री लगा ली है कोई 30-40 किलोमीटर के अंडर शहर के, तो किसका माल जल्दी बिकेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसका माल ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। तो ये भी डिसाइड करती हैं चीज़ें कि हमारी जो लोकेशन है वो कैसी है। फिर आता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड द आउटपुट। The input are the raw material,
लेबर एंड कॉस्ट एंड लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है ये कैसे किस पर डिपेंड करता है, इनपुट और आउटपुट पर, कि कितना हमारे पास रॉ मटेरियल, जितना हमारे पास रॉ मटेरियल होगा उतना ही हमारे पास फिनिश्ड गुड तैयार होगा। ठीक है। द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इकोनॉमिक अर्न फ्रॉम इट। ठीक है जी, कि कितनी चीज़ें हमारे पास हैं रॉ मटेरियल, उसी को हम उतने में चेंज करेंगे और उतना ही हमें पैसा मिलेगा। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द इनपुट मे बी कॉटन। अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए इनपुट अलग अलग हो सकता है, कि कॉटन, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर कॉटन होगी, ह्यूमन लेबर होगी, फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी किसी भी चीज़ के कॉस्ट के लिए। द प्रोसेस इंक्लूडिंग गेनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड डाइंग इन द प्रिंटिंग, द आउटपुट ऑफ द शर्ट यू वियर। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें लगेंगी। इंडस्ट्रियल रीजन्स। Industrial region emerge when the number of industry locate close to each other and share the benefit of their closeness. इंडस्ट्रियल रीजन उसे कहते हैं जहाँ पर एक ही एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ हो, अब वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हो। जब पास पास इंडस्ट्रीज़ होंगी तो इसका कुछ वो बेनिफिट भी लेते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड द ईस्टर्न एशिया। ये सारी की सारी एक मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल हब देखने को हमें मिलता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन टेंड्स टू लोकेटेड इन द टेम्परेचर एरियाज नियर द सी पोर्ट्स एंड द स्पेशली नियर द फील्ड्स। इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जैसे लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ोदरा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन, कुल्लम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रीज क्लस्टर्स। ये इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रीज़ की एक बेल्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेन है। एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब कोई नुकसान हुआ, वो किस तरीके का नुकसान। एन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट डिजास्टर मेनली अकर ड्यू टू द टेक्निकल फेलियर, इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग एंड द हैजार्डस मटेरियल्स। किसी भी कोई भी दुर्घटना जो होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसके लिए सबसे मेन कारण होता है कि कोई भी टेक्निकल फेलियर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है किसी भी व्यक्ति की, या फिर जो खतरनाक मटेरियल है उसका वो भी कारण बन सकता है कभी कभी डिजास्टर का। One of the worst industrial disaster of all time occurred भोपाल 3 दिसंबर 1984 का। वो दिन रात के 12:30 12:30 का टाइम था। गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब ये पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। इस कंपनी में से जो मिथाइल आइसोसाइनाइड करके एक गैस थी, वो उस लीकेज की वजह से, याद रख लीजिए डेट, 3 दिसंबर 1984 का दिन, काला दिन कहा जाता है इसको। इस दिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो होती है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करती है और फिर लीकेज होती है। और यही लीकेज क्या करती है, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री जो होती है, पेस्टिसाइड फैक्ट्री, उससे 3,598 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। थाउजेंड ऑफ हु सर्वाइव्ड स्टिल सफर फ्रॉम और मैनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस, एम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस की बीमारियां, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बीमारी दिखाई दे रही है, सबसे बड़ा डिज़ास्टर है इंडिया के अंदर। ठीक है। उसी तरीके से अगर एक और एक्सीडेंट की बात करें, 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू द गैस वेल ब्लोन इन गाओ कुइंग, चोंगिंग, चाइना। ये चाइना के अंदर 243 पीपल डाइड एंड 9,000 वर इंजर्ड, 64,000 वर इवैक्यूएटेड। कि इतना ज़्यादा भयानक वो मंजर था। ठीक है। अब किसी भी जो डिज़ास्टर को कम करने के लिए हम अगर प्रॉपर SOPs फॉलो करेंगे तो इस तरीके का हमें देखने को डिज़ास्टर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद IT टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं। द आयरन एंड द स्टील टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और ओल्डर इंडस्ट्रीज, वाइल द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, तो ये काफ़ी पुरानी मार्केट इन्होंने गैदर कर रखी है।
वहीं अगर आईटी कंपनी की बात करें तो ये अभी उभरती हुई एक टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। और इन कंट्रीज़ के अंदर आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। The major hub of information technology industries are Silicon Valley, Central California and the Bangalore region in India। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली जिसको बोलते हैं, जो कि कैलिफोर्निया का पार्ट है यूएस का, वहीं बैंगलोर जो है जहाँ पर आईटी कंपनी का हब माना जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। Like other industries, iron and steel industry too comprises various input, process and outputs। स्टील इंडस्ट्रीज भी अदर इंडस्ट्रीज़ की तरह डिपेंड करते हैं इनपुट एंड आउटपुट्स पर। दिस इज़ फेडर इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। अब इन इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए। दस इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन, अलॉन्ग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनका इनपुट क्या होगा? जो इनका आउटपुट है वो तो दूसरी कंपनियों के लिए इनपुट होगा, तो इनका इनपुट क्या रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, रॉ मटेरियल, आयरन और कोल, लाइमस्टोन्स, ये सब, लेबर भी, कैपिटल भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इनकी कंपनी का, ये सारा का सारा इनका इनपुट का पार्ट रहेगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। The raw material is put in the blast furnace where it undergoes the smelting and it is then refined, then the output obtained from the steel which may be used by the other industries as a raw material। क्या किया जाता है? पहले एक आयरन ओर को स्टील में बनाने में बहुत सारी स्टेजेस लगती हैं। पहले एक आयरन ओर को एक ब्लास्टिंग फर्नेस में डाल दिया जाता है और फिर उसको स्मेल्ट कराया जाता है, और फिर वो फाइनली हमारे पास रिफ़ाइन कर करके हमें एक फ्रेश जो स्टील मिलता है, जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ के एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पर 1 टन स्टील बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? 1 टन स्टील बनाने के लिए 8 टन कोल चाहिए। 1 टन स्टील बनाने के लिए हमें 8 टन तो कोयला चाहिए, 4 टन आयरन ओर चाहिए और 1 टन लाइमस्टोन चाहिए, फिर जाकर हमारे पास 1 टन स्टील तैयार होती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, द स्टील इज़ टफ एंड इट कैन ईजी बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। स्टील अपने आप में एक बहुत टफेस्ट मटेरियल की तरह काम करता है और इसको आसानी से किसी भी शेप में, किसी भी वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। स्पेशली अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर्स। इसके अलावा भी हम इसके कुछ ऐसे स्मॉल अमाउंट में अदर मेटल्स डाल के इसको अलॉयज़ के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर जैसे। ठीक है, अलॉयज़ गिव्स स्टील यूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी। अलॉयज़ क्या होते हैं? अलॉयज़ एक तरीके की उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं स्टील को, हार्डनेस, टफनेस एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट, जंग लगने की जंग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। Steel is often called backbone of modern industries. Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals. Almost जितनी भी चीज़ें हमारे पास देखने को मिलती हैं वो उनमें से ज़्यादातर चीज़ें स्टील की बनी होती हैं या फिर आयरन की बनी होती हैं। चाहे हम शिप्स की बात करें, ट्रेन्स की बात करें, ट्रक्स एंड ऑटोज़ आर मेड लार्जली ऑफ स्टील्स। ये सब की सब चीज़ें ज़्यादातर स्टील से बनी होती हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज़ योर मेड फ्रॉम स्टील। जो हम घरों में यूज़ करते हैं सेफ्टी पिन या फिर छोटी सी कोई भी पिन वगैरह, वो भी स्टील की बनी होती है। ऑयल वेल आर ड्रिल विद द स्टील मशीनरी। जो ऑयल के जो कुएँ खोदे जाते हैं वो भी ड्रिल करने वाली मशीनरी को किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल्स एंड माइंस विद द स्टील इक्विपमेंट्स। फार्म मशीनरीज आर मोस्टली स्टील। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। इस तरीके से स्टील की जो महत्वता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। 1800 AD से पहले
Iron and steel industries were located where raw material, power supply and running water are easily available. 1880 से पहले जो रॉ मटेरियल था और पावर सप्लाई थी और रनिंग वाटर ये आसानी से मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम पर लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्रीज वर नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज। उस टाइम पर क्या होता था कि जो भी इंडस्ट्रीज हमें सेट करनी है उसके आसपास, जैसे कि माइन, जहाँ पर माइनिंग होती है, ठीक है, माइनिंग सेंटर के पास, वहाँ पर कोल फील्ड के पास, वहाँ पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन बनाना आसान था, कैनल्स थी वहाँ पर, और वहाँ पर आसानी से हम बना सकते थे इंडस्ट्रीज़, ठीक है। आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगिन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। लेकिन 1950 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, ठीक है। पहले कहाँ वो खदानों के पास ही इंडस्ट्रीज़ बनाई जा सकती थी, लेकिन अब उसको दूर बनाया जाने लगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बची। तो ये कुछ हमें समस्याएं देखने को मिली थी। और अगर हम यहाँ पर देखें इस मैप में, तो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर कंपनी है, कंट्रीज़ हैं, वो कनाडा, यूएस, यूरोप, जर्मनी, रशिया, इंडिया में कुछ हद तक उत्पादन होता है। वहीं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ के अंदर भी इसका उत्पादन होता है। अगर हम बात करें कि एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड द मार्केट, ये सब चीज़ें देखकर ही 1950s के बाद कि वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, इस वजह से दूर बनाया गया। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बुरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड ओवर द 4 स्टेट्स। ये जो आपको मैंने नाम बताए, ये 4 स्टेट्स के अंदर पूरे फैले हुए हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटक। ये जो नाम बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे नाम उन इंडस्ट्रीज़ के हैं जिनको खदानों के पास ना बनाकर शहरों में बनाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें जमशेदपुर की, जमशेदपुर को 1947 के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ने बनाया था। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पहले क्या थी, इसको प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आज़ादी के बाद इसमें गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव लिया और फिर इसको अपने अंडरटेक कर लिया। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट शाकची, ठीक है, नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर ऑफ सुबरनेखा एंड खरकी इन झारखंड के अंदर खरकी और सुबरनेखा नदी के पास 1907 में साक्षी जगह पर जो टिस्को कंपनी का पहला कारखाना शुरू किया गया झारखंड के अंदर। लेटर ऑन साक्षी वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। बाद में साक्षी नाम को ही जमशेदपुर में चेंज कर दिया गया। Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel center in the country. तो जियोग्राफिकली इसका जो मैप था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जैसे देखो ये ना हमारे पास जमशेदपुर का मैप है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, क्या कुछ चाहिए होती है, कैनाल्स होने चाहिए, वहाँ पर आसपास कोई भी माइनिंग वाली खदान होने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट थी, इस वजह से ये जमशेदपुर काफ़ी ज़्यादा अपने आप में फेमस हो गया, ठीक है। Sakchi was chosen to set up a steel plant for a several reason. This place was only 32 km away from Kalimati station of Bengal Nagpur railway line. उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रेलवे का प्रसार नहीं था एज़ कम्पेयर टू टुडेज़। आज के टाइम पर तो रेलवे हर जगह पर है, लेकिन वहाँ उस टाइम पर जैसे कुछ बड़ी बड़ी शहरों में ही इसको ज़्यादा देखने को मिलता था। जैसे बंगाल नागपुर जो रेलवे लाइन थी उस टाइम भी थी, वॉज क्लोज टू द आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट एज वेल टू द कोलकाता के अंदर मैग्नीज के कोल के डिपॉजिट हमें देखने को मिलते थे, विच प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करते थे टिस्को कंपनी को। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड्स एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। टिस्को को लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज जैसे जो रॉ मटेरियल था वो उड़ीसा की और छत्तीसगढ़ की खदानों से मिल जाता था। द खारकी एंड द सुबरनेखा रिवर्स एंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई।
ये दो नदियाँ उनके लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई का भी ध्यान रखती थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड द एडोकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, और उसके बाद जो बचा खुचा काम था वो गवर्नमेंट ने कर दिया, गवर्नमेंट इनको पैसे प्रोवाइड करने लगी, और फिर ये जमशेदपुर अपना एक इंडस्ट्रियल प्लांट पूरी दुनिया पूरे इंडिया के अंदर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट खड़ा करने में बिल्कुल सक्षम हो सका। दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर, ये सारी चीज़ें ये प्रोड्यूस करते थे। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ओपन टू द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। Almost all sector of the Indian industries depend heavily on the iron and steel industries for their basic infrastructure. लगभग इंडिया की हर एक इंडस्ट्री जो डिपेंडेंट है आयरन और स्टील के ऊपर, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से बात आती है पिट्सबर्ग की। इट इज़ एन पीटर्सबर्ग भी बोलते हैं इसको। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द स्टील इंडस्ट्रीज एट पीटर्सबर्ग एन्जॉयज लोकेशन एडवांटेजेस। सेम जैसा जमशेदपुर था हमारे इंडिया के अंदर, इसके पास भी बहुत सारी जो जियोग्राफिकल एडवांटेजेस थी। अमेरिका में भी जो पीटर्सबर्ग जगह है, ये भी एक जियोग्राफिकल एडवांटेजेस इसको मिलती थी। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज़ अवेलेबल लोकली, वाइल द आयरन और कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस मिनेसोटा, ठीक है। मिनेसोटा जो एक जगह है, वहाँ से आयरन की कमी नहीं होती थी। अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पीटर्सबर्ग, जो कि लगभग 1500 किलोमीटर दूर था। बिटवीन दीज माइंस एंड पीटर्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चिपी। दुनिया का सबसे सस्ता और अच्छा मार्ग कहा जाने वाला ये जो पीटर्सबर्ग था, ये कहा जाता था। द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे ट्रेन्स कैरी और ओर फ्रॉम ग्रेट लेक्स फ्रॉम द पीटर्सबर्ग एरिया। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये वाटर जो वेज थे उनका भी यूज़ करते थे, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ किया जाता था इनके थ्रू। मोनोगेला एंड द एलेजनी रिवर्स प्रोवाइड द एडोकेट वाटर सप्लाई। ये जो दो नदियाँ थी, ये इनको वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती थी। उसके बाद बात करें हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न एंड एंशिएंट आर्ट। ये कॉटन से कपड़े बनाने का जो आर्ट है वो आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। कॉटन से हम कई चीज़ें तैयार करते थे, कपड़े से लेकर फ्लैक्स तक हर एक चीज़। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन दैम। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको डिवाइड कर दिया गया इनके रॉ मटेरियल पर, ठीक है। जैसे कि फाइबर कैन बी नेचुरल और नॉन मेड, कि इनके फाइबर्स पर डिवाइड कर दिया गया कि क्या वो नेचुरल फाइबर है या फिर मैन मेड फाइबर है, ठीक है। वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट, ये सारे के सारे नेचुरल फाइबर्स थे। वहीं अगर मैन मेड फाइबर की बात करें तो नाइलॉन, पॉलिस्टर, आर्सेलिक, रेयॉन, ये सारे के सारे मैन मेड फाइबर्स हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। Till the industries revolution, the 18th century, cotton clothes was made using hand spinning techniques and looms. 18th सेंचुरी से आते आते भारत के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होना था, उससे पहले हाथों द्वारा तैयार की जाती थी इंडस्ट्रीज़ के अंदर चीज़ें। लेकिन आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन चीज़ें बदली और मशीनें काफ़ी अच्छी आई। आज के टाइम पर इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया हैज़ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल बिफोर द ब्रिटिश रूल। तो ये आज से ही नहीं, ब्रिटिश रूल से ही इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है टेक्सटाइल के रूप में मार्केट के अंदर, ठीक है। हैंड स्पून एंड द हैंड वोवन क्लोथ्स ऑलरेडी हैड द वाइड मार्केट। The museums of Dhaka's citizens Chinjaz of Masulipatam, calicos of Calcutta, gold wrought cotton Burhanpur, Surat and Vadodara are known worldwide for their quality of and design. But the production of hand woven cotton textile was expensive and time consuming. कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें अच्छी तो हैं, उनकी क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है।
Hence, the traditional cotton textile industries could not face the competition from the new textile mills of the West, which produced cheap and good quality of fabrics through the mechanized industries unit. कि पहले तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा दबदबा था पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की टेक्सटाइल कंपनीज़ का, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इस इंडस्ट्रीज़ का, तो क्या हुआ कि हम इनका compete नहीं कर पाए, हम इनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की मशीनें थी जो कि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करती थी और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी और चीपर भी होती थी. द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. 1854 के अंदर पहली एक मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल लगाई जाती है. द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्ट इंपोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी टू रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द रीजन. तो हमारे पास मशीनरी से लेकर, लेबर से लेकर, चीप लेबर से लेकर हर एक चीज़ प्रेजेंट थी इस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं अहमदाबाद की. इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर. द फर्स्ट मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1859. साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है. 1859 में पहले यहाँ पर कंपनी लगाई गई थी. इट सून बिकम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर द मुंबई. मुंबई के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी सिटी बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के मामले में. अहमदाबाद वाज देयर फॉर ऑफन रेफर्ड टू एज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. इसी वजह से अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन अहमदाबाद. वहाँ के जो लोकेशनल जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो भी फेवरेबल कंडीशन बनाती हैं अहमदाबाद के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बेसिकली. अहमदाबाद इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया. दिस इंश्योर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. अहमदाबाद जो है वो कॉटन ग्रोइंग एरिया के बिल्कुल पास में, नज़दीक में स्थित है, जिस वजह से रॉ मटेरियल ईजी होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए. और क्लाइमेट भी वहाँ का स्पिनिंग और वीविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है. आसानी से वहाँ का जो प्लेन एरिया है किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए मिल को स्थापित करने के लिए काफ़ी हद तक अच्छा माना जाता है. उसके बाद वहाँ की जो जनसंख्या है, लोगों की जनसंख्या है, चीपर लेबर वहाँ पर आसानी से मिल जाती है. गुजरात और महाराष्ट्र से वहाँ से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर दोनों ही आसानी से प्रोवाइड हो जाती है. और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो सबसे मेन होती है, ट्रांसपोर्टेशन. रेलवे नेटवर्क और रोडवेज़ नेटवर्क दोनों ही यहाँ पर काफ़ी हद तक इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें अहमदाबाद की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं और मार्केट भी इनको अच्छा मिल जाता है ताकि ये अपनी चीज़ों को बेच सकें. और वहीं पर मुंबई के जो पोर्ट्स हैं वो भी हेल्प करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को. तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद को ये जोग्राफिकल जो एडवांटेजेस हैं ये काफ़ी हद तक बहुत हेल्प करती हैं. फिर आता है, अगर हम ओसाका की बात करें, जापान का एक शहर है ओसाका, जिसे मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ओसाका ड्यू टू द सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स. जो ओसाका है वो भी अहमदाबाद की तरह जियोग्राफिकल फैक्टर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि जो ओसाका की जो ज़मीन है, जो धरती है, वो बिल्कुल इजीली अवेलेबल कर पाती है कॉटन मिल को. वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म है, क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा वार्म है स्पिनिंग और वीविंग के लिए. वहीं जो योडो रिवर है वो प्रोवाइड करती है सफिशेंट वाटर मिल के लिए. लेबर भी इजीली अवेलेबल है शहरों में. लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज़, इंपोर्ट एंड रॉ कॉटन एंड द फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल. उसके अलावा जो पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो भी हेल्पफुल हैं ओसाका के लिए, ताकि वहाँ से आसानी से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट किया जा सके माल, और रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करवाया जा सके. इंडिया, चाइना और यूएसए ये सब यहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, साथ साथ इजिप्ट भी. द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड हैट द गुड मार्केट ड्यू टू द गुड क्वालिटी एंड द लो प्राइस. ये भी इनका जो मेन रीज़न है कि जो गुड प्राइस पर ये लोग बेचते हैं. तो आई होप ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ चैप्टर आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा. तो अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं.
और जैसे ही ये 8th क्लास ख़त्म होगी तो साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि अब हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन 6th और 7th और 8th क्लास तक के जो लेवल तक के क्वेश्चंस को भी करें, ताकि क्वेश्चन से ना हम छूट पाएँ। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।